प्लैंक ने क्या किया, बनाया। उन्होंने क्या बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी दिया। उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी रॉड को हीट कर दिया जाएगा, रेड हॉट कर दिया जाएगा रॉड को, तो क्या करेगा, उससे जो रेडिएशन निकलेगा वो डिफरेंट टाइप का रेडिएशन निकलेगा, उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहेगी। और रॉड किस तरह बिहेव करेगा, ब्लैक बॉडी की तरह रॉड बिहेव करेगा। क्लियर? रॉड किस तरह बिहेव करेगा, ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा। जैसे उन्होंने क्या किया, फर्नेस में ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा, जैसे बुक में दिया है। जैसे उन्होंने क्या किया, आयरन की रॉड लिया, फर्नेस में हीट किया, आयरन रॉड इन फर्नेस। फर्नेस में क्या किया, आयरन रॉड को क्या कर दिया, हीट किया। आयरन रॉड इन फर्नेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर, एट एलिवेटेड टेम्परेचर, different type of frequency of radiation, give different type of frequency of radiation, give different type of frequency of radiation। आयरन रॉड को अगर हमने हीट कर दिया, रेड हॉट कर दिया, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन निकालेगा, तो कैसा फ्रीक्वेंसी आएगा। आपने सुना होगा ये विव ग्योर, सुना है? विव ग्योर, वी का मतलब क्या, कौन सा कलर, प्रिज्म में कितने कलर होते हैं, 7। तो कौन सा कलर है, ये वायलेट है, वायलेट है, इंडिगो है, ये क्या है, ब्लू है, ये क्या है, येलो है, ये क्या है बच्चों, ऑरेंज है, ये क्या है, रेड है। तो ऊपर से नीचे जाने पर, बताओ, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। ये देखो, ये ग्रीन भी है, ग्रीन, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाने पर वेवलेंथ ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, अगर टॉप से बॉटम जाते हैं, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, लैम्डा वेवलेंथ इंक्रीजेज, वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। देन बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज होगी। एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका हो, वायलेट रेडिएशन का। ठीक है, ये लिख लो, उस बताएंगे। जब आयरन की रॉड को हीट किया जाएगा, हीट का मतलब क्या दिया जा रहा है, एनर्जी, एनर्जी देंगे। तो ज्यादा एनर्जी देने पर, ठीक है, देखो वेवलेंथ कम होता जाएगा। देखो ये लिख लिया, आयरन रॉड को हीट कर देंगे तो डिफरेंट वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा और ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? ये लिख लो इसी ऑर्डर में। हटा देते हैं बच्चों। तो आयरन रॉड क्या होगा, तो
आयरन रॉड पहले फर्स्ट क्या होगा, डल रेड में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा, रेड। पहले हीट करेंगे तो टेम्परेचर कम होगा, तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। भाई किसकी एनर्जी कम होगी, रेड कलर की। रेड का जो वेवलेंथ है उसका क्या होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी क्या होगी, कम। उसके बाद और एनर्जी देंगे तो वेवलेंथ कम होती जाएगी। आयरन रॉड ऑन हीट करने पर पहले डल रेड होगा, उसके बाद क्या होगा, ब्राइट रेड। उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, ब्राइट रेड होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑरेंज। ऑरेंज क्यों होगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ऑरेंज के बाद क्या होगा बच्चों, येलो हो जाएगा, और एनर्जी देंगे वेवलेंथ और कम हो जाएगा, येलो हो जाएगा। येलो के मतलब उसके बाद क्या हो गया, व्हाइट हो गया। देखो व्हाइट नहीं है लेकिन व्हाइट लिख देंगे अकॉर्डिंग टू, हम लोग जो कलर लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपेरिमेंट, ब्लू। बस उन्होंने इतना ही कलर देखा। भाई सबके एक्सपेरिमेंट में अलग अलग कलर दिखाई देगा ना। तो उन्होंने देखा कि जो आयरन की रॉड है, आयरन की रॉड को हीट किया तो उसका वेवलेंथ चेंज हो रहा है। इसका मतलब आयरन की रॉड डिफरेंट वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी को एमिट कर रहा है। तो डिफरेंट वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी को एमिट करेगा, इसका मतलब आयरन की रॉड किस तरह बिहेव करेगा, ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा। सर्टेन एलिमेंट का मतलब जिस, अगर मेटल को हीट किया जाएगा उसको ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि डिफरेंट रेंज की फ्रीक्वेंसी का, उन्होंने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि अगर कोई हीटेड मेटल है तो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है। क्यों, देखो एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि वेवलेंथ को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। क्लियर। फ्रॉम एबव एक्सपेरिमेंट, जो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। देखो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कब, जब टेम्परेचर दोगे तभी तो। और टेम्परेचर देने से इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो लिखो फ्रॉम एबव एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम एबव एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, frequency of radiation and intensity depends on temperature. Frequency of radiation, frequency of radiation and intensity depends on temperature. बात सही है कि नहीं है बताओ। टेम्परेचर देने से वेवलेंथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ब्राइटनेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मेटल चेंज इन एलिवेटेड टेम्परेचर, ये नहीं कि इतना इतना आप मेटल को टेम्परेचर दे दिया वो पिघल गया। अरे एलिवेटेड टेम्परेचर का मतलब इतना हम टेम्परेचर दे कि मेटल पिघले ना, वो रेडिएशन को गर्म है, रेडिएशन को एमिट करे, समझा। अब देखो, अब एक ग्राफ समझते हैं, बुक में बनाया हुआ है, हटा दें इसको, लिख लिया। वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे हैं, हटा दें। ओके,
इंटेंसिटी और वेवलेंथ में ग्राफ ड्रा किया गया है। देखो इस ग्राफ में क्वेश्चन भी पीएमटी में आता है। ये देखो बच्चों, इंटेंसिटी है, फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा, मीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, फिजिक्स वाले चैप्टर में जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाएगा तब समझ। इंटेंसिटी को आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी, आई, इंटेंसिटी और वेवलेंथ लैम्डा में ग्राफ। देखो ये ग्राफ ऐसे है, एक ग्राफ ऐसे गया, उसके बाद देखो दूसरा ग्राफ, ये मान लो ग्राफ हमने T1 हमने T2 पे ड्रा किया। ये मान लो ग्राफ, देखो इंटेंसिटी आई और वेवलेंथ लैम्डा में ग्राफ इस तरह जाएगा। मान लो हमने ग्राफ का सेम शेप होगा, लेकिन जो मैक्सिमा है अलग अलग आएगा। हर टेम्परेचर पर मैक्सिमा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? अलग अलग होगी। ये मान लो ग्राफ आपने T2 टेम्परेचर पे ड्रा किया है और ये वाला मान लो आपने T1 टेम्परेचर पे ड्रा किया, तो आपसे पूछेगा, ऐसे बहुत सारे ग्राफ बना देगा और आपसे पूछेगा कौन टेम्परेचर बड़ा है, कौन टेम्परेचर छोटा है। ठीक है, तो इसको कैसे समझते हैं? इन्होंने क्या देखा एक्सपेरिमेंट से? एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या देखा? अरे यार, T1 पर है। एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या देखा कि वेवलेंथ, देखो ये वेवलेंथ है कि नहीं, ये देखो इधर वेवलेंथ है, वेवलेंथ बढ़ाने पर जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर वेवलेंथ बढ़ाने पर इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं? देखो वेवलेंथ बढ़ाने पर पहले इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ती है और एक क्या होती है, वैल्यू बढ़कर मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू इस टेम्परेचर पे क्या है? मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू जब इंटेंसिटी आती है, देखो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम हो गई। इस टेम्परेचर पर यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। अब जब इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है, उसके बाद अगर हम वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। देखो वैल्यू, देखो अब वेवलेंथ इसके बाद तो वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। बताओ, समझ में आया? इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट से देखा? उन्होंने देखा अगर हम वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ाते हैं तो पहले इंटेंसिटी बढ़ती है और इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, और उस मैक्सिमम वैल्यू के बाद अगर वेवलेंथ बढ़ाते हैं तब इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। बताओ, अब बताओ कि कौन सा टेम्परेचर बड़ा है, कौन सा टेम्परेचर छोटा है। देखो ऐसे ग्राफ ये भी गया है, इसका मैक्सिमम वैल्यू पर यहाँ इंटेंसिटी की वैल्यू, देखो इस टेम्परेचर पे देखो वेवलेंथ बढ़ाने पर इंटेंसिटी बढ़ी, मैक्सिमम हो गई, उसके बाद कम हो रही है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ इस टेम्परेचर पर लैम्डा की वैल्यू हम बोलते हैं लैम्डा एम। लैम्डा एम का वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, वैल्यू ऑफ वेवलेंथ एट मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी एट गिवन टेम्परेचर।
at given temperature. लैम्डा एम का मतलब होता है किसी टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है उस वैल्यू पर लैम्डा की वैल्यू। तो बताओ इस टेम्परेचर का लैम्डा एम की वैल्यू ए है, इस टेम्परेचर एम की वैल्यू क्या है? तो एक फार्मूला दिया गया है, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये फार्मूला होता है बच्चों, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। इसको बोलते हैं वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये हम लोग तो खुद कर रहे हैं। देखो लैम्डा एम किसी टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू है उस पर वेवलेंथ की जो वैल्यू आएगी और उस टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा? तो कहने क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, जिसका लैम्डा एम छोटा है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा बताओ? ये फार्मूला होता है इक्वल टू कांस्टेंट। जिसका लैम्डा एम छोटा है उसका टेम्परेचर क्या बड़ा, जिसका लैम्डा एम बड़ा उसका टेम्परेचर। इसे बोलते हैं वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या बोलते हैं? फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों? वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जिसका इसका मतलब लैम्डा एम छोटा उसका टेम्परेचर बड़ा, जिसका लैम्डा एम बड़ा उसका टेम्परेचर छोटा। समझ में आ गया? लिखो लैम्डा एम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ एट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी एट गिवन टेम्परेचर। लिख लिया? लिखो, इसको लिख लो बच्चों। लिख लिया? अब बता सकते हो जिसका लैम्डा एम छोटा उसका टेम्परेचर बड़ा। अब मेरे को बताओ आप किसका लैम्डा एम छोटा है, पहले ग्राफ का कि दूसरे ग्राफ का? बताओ इसका लैम्डा एम क्या है? देखो ये वैल्यू क्या है इसकी, छोटा, और इसकी लैम्डा एम की वैल्यू क्या है? देखो वैल्यू इधर देखेंगे बड़ा। पता ये जो T2 है, T2 टेम्परेचर लैम्डा एम की वैल्यू है, तो इसका T2 क्या हो जाएगा? बड़ा। T2 इज ग्रेटर देन, और जो T1 टेम्परेचर में लैम्डा एम उसकी वैल्यू बड़ी है तो उसकी टेम्परेचर क्या होगा? छोटा। तो T2 इज ग्रेटर देन T1। क्यों? क्योंकि लैम्डा एम देखेंगे, जिसका लैम्डा एम बड़ा ऐसे वैल्यू देखेंगे, उसका टेम्परेचर छोटा। ठीक है, अब हम लोग स्टेटमेंट वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ मैंने लिखाया था, लैम्डा इंटू टी की वैल्यू होती है कांस्टेंट, यही मैंने लिखाया, लैम्डा एम इंटू टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होती है। हटा दे बच्चों, लिख लिया? स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट यही है कि वेवलेंथ बढ़ाने पर, देखो वेवलेंथ बढ़ाने पर पहले इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद वेवलेंथ इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। हटा देते हैं। लिखो बच्चों, लिखो एट गिवन टेम्परेचर, टी का मतलब टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा, ऑन इंक्रीजिंग लैम्डा, फर्स्ट इंटेंसिटी of radiation
फर्स्ट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आई हेलो इंक्रीज एंड हाँ जी becomes max हाँ जी after some time and becomes max नहीं जी, मैं ही सुपर के बोल and रहा हूँ becomes maximum हो जाता है जी। after that डाउनलोड किया था लेकिन फिर maximum मैं value of डिलीट कर दिया। after that maximum on at given temperature on एक्चुअली increasing value मैंने of lambda आकाश ज्वाइन first किया है, इसलिए मैंने intensity वेदांतु of radiation छोड़ दिया increases था। and कोई become इशू नहीं max है, after मैंने that अटेंड नहीं maximum किया value क्लास। of I मैं कर चुका हूँ आकाश ज्वाइन। on increasing lambda of I इंटेंसिटी की वैल्यू क्या करेगी डिक्रीज करेगी वैल्यू ऑफ आई डिक्रीजेस ठीक है हाँ वो बात सही है, लेकिन मैंने ज्वाइन कर रखा है। आप में भी तो अब इस फ्री एक्सपेरिमेंट लगेगा ना, आप में भी। मैक्स प्लांक ने क्या रूल दिया अब देखो एक्सपेरिमेंट से अब मैक्स प्लांक क्या बताते हैं जी अभी तो आकाश फ्री में एट पढ़ा है। गिवन टेम्परेचर एट टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट ग्राफ ड्रा किया है जैसे T2 टेम्परेचर कांस्टेंट है T1 टेम्परेचर कांस्टेंट अरे टेम्परेचर बढ़ाने से वेवलेंथ क्या होगा बढ़ेगा अरे वेवलेंथ कम होगा एनर्जी टेम्परेचर का मतलब एनर्जी देने से वेवलेंथ क्या होता है कम होता है सिंपली हटा दे इसको अच्छा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है। अब देखो काम की बातें देखते हैं या ठीक है। देखो मैक्स प्लांक ने क्या बोला यहीं से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा हमको यहाँ ध्यान देना है कि जैसे मान लो कोई पॉइंट सोर्स है और ये रेडिएशन एमिट कर रहा है क्या एमिट कर रहा है रेडिएशन का मतलब एनर्जी रेडिएशन का मतलब क्या इमिट करेगा एनर्जी तो प्लैंक ने क्या बोला प्लैंक ने ये बोला कि किसी भी सोर्स से जो एनर्जी एमिट होती है वो एनर्जी नहीं होती है वो डिसकंटिन्यूअस के फॉर्म में एमिट होती है एनर्जी एमिटेड फ्रॉम द पॉइंट सोर्स इज नॉट कंटिन्यूअस इसका मतलब मान लो पॉइंट क्या है पॉइंट सोर्स जब भी एनर्जी एमिट करेगा तो एनर्जी के स्मॉल पैकेट के फॉर्म में एमिट करेगा उस पैकेट को बोलते हैं क्या बोलते हैं क्वांटा क्या बोलते हैं क्वांटा लाइट के केस में जो एनर्जी आता है हम उसको फोटॉन बोल देते हैं जैसे बच्चों कहने का मतलब जो भी पॉइंट सोर्स मान लो ये पॉइंट सोर्स 100 जूल की एनर्जी दे रहा है कितना दे रहा है मान लो पॉइंट सोर्स 100 जूल की एनर्जी दे रहा है तो 100 जूल एक साथ नहीं गिरेगा हमारे ऊपर 100 जूल की एनर्जी छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में गिरेगी मान लो एक पैकेट की एनर्जी मान लो 2 जूल है तो बताओ इसको 100 जूल की एनर्जी गिराने के लिए कितने पैकेट गिराना पड़ेगा 50 पैकेट समझ यही है
कि मैक्स प्लांक ने बोला कोई पॉइंट सोर्स जब एनर्जी एमिट करती है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो एनर्जी एक साथ नहीं, कंटिन्यूअस का मतलब एनर्जी एक साथ नहीं गिरती है, एनर्जी जो भी गिरती है छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में गिरती है, पैकेट को बोलते हैं क्वांटा। और लाइट के केस में, अगर लाइट है, लाइट के केस में उस पैकेट को बोलते हैं फोटॉन। क्या बोलते हैं? फोटॉन। ठीक है, तो लिखो, लिखो बच्चों, मैक्स प्लांक सजेस्टेड मैक्स suggested energy emitted from source is energy emitted from source is energy emitted from source is not is discontinuous ठीक है। in form of small energy packet, small energy packet which is called quantum packet, which is called quantum। एक तो क्वांटम बोलेंगे, इसका प्लूरल फॉर्म क्या है? ठीक है, इसका देखो प्लूरल फॉर्म है क्वांटा, एक सिंगुलर फॉर्म है, एक सिंगल पैकेट को क्या बोलेंगे? क्वांटम। प्लूरल फॉर्म क्या है? क्वांटा है। देखो, इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड, लाइट के केस में उस पैकेट को बोलते हैं, इट इज कॉल्ड फोटॉन। लाइट के केस में उस पैकेट को फोटॉन बोलते हैं। अगर लाइट नहीं है, दूसरा रेडिएशन है, तो उस पैकेट को हम क्वांटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वांटा। अब एक पैकेट की एनर्जी आपको निकालने का फार्मूला बताएंगे। एक पैकेट की एनर्जी आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो बच्चों हटा दें, लिखते चले जाओ। अब पैकेट की, जो एक पैकेट है, एक पैकेट की एनर्जी निकालने का फार्मूला। देखो बच्चों, अब देखो, अब एक पैकेट की एनर्जी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है, जो एनर्जी निकल रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, पहले जो पढ़ा रहे हैं उसको समझो, आप इधर उधर के चैट मत करो। क्वांटम थ्योरी ये क्या है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, अब देखो, अब जो पॉइंट सोर्स एनर्जी निकल रहा है, फोटॉन की एनर्जी निकालना समझा रहे हैं। तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन, जो फोटॉन की एनर्जी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसने देखा? मैक्स प्लैंक ने देखा। एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिटेड, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ये प्लैंक ने बताया। रेडिएशन, और इसको समझ सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन
एक फोटान की एनर्जी, या क्वांटम एक एनर्जी, एनर्जी ऑफ रेडिएशन और एनर्जी ऑफ फोटान और क्वांटा, जिसको हम ई बोलेंगे, कनेक्ट मतलब एक पैकेट की एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। बताओ फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट से देखा कि फोटॉन की एनर्जी रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एनर्जी, अब बोलोगे कहां से आया? बोलोगे बाई एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लिखो इसको। ई का मतलब होता है एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। देखो तो बच्चों ई, अब यहां पर हमको कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा कि नहीं? ये प्लांक ने बताया तो यहां एक कांस्टेंट लगाएंगे एच न्यू। भाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, एच न्यू आ गया। एच का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट। और जो प्लैंक कांस्टेंट है बच्चों, इसकी वैल्यू आपको याद होना चाहिए। इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। फिजिक्स में पूछता है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो ई का मतलब क्या? एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। समझो, ई का मतलब एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। ठीक है, ये लिख लिया, लिख लो। अगर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दिया है, ठीक है, अब और फार्मूला बना लो बच्चों। बताओ, और फार्मूला बना लो। ऐसा भी लिख सकते हो, E इक्वल टू एच। न्यू को क्या लिख सकते हैं भाई? जो भी रेडिएशन होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा। तो न्यू को क्या लिख सकते हो? C बाई लैम्डा। जो भी रेडिएशन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, न्यू इक्वल टू C बाई लैम्डा। तो आपको एक फोटॉन की एनर्जी निकालना होगा, तो आप निकाल लोगे। ई का मतलब क्या होगा? एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। समझ जाओ आप, फोटॉन और क्वांटा मैंने पहले ही लिख। न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। अगर मान लो न्यू बार दिया है, वेव नंबर, बताओ एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। देखो एक फार्मूला ये आ गया, एक दूसरा फार्मूला हो गया। तो एनर्जी वन फोटॉन निकालने का फार्मूला क्या होगा वेव नंबर के टर्म में? तो न्यू क्या होता है जानते हो? न्यू इक्वल टू क्या होता है? न्यू बार इक्वल टू होता है 1 बाई लैम्डा। कि नहीं? इसको क्या लिख सकते हो? एच सी न्यू बार। एक तीसरा फार्मूला, ठीक है, नहीं ठीक है,
क्लियर? अच्छा नहीं चल रहा है। तुम लोग कह रहा अच्छा नहीं चल रहा है। एनर्जी आप एक फोटान की एनर्जी निकाल लिया आपने। मान लो पॉइंट सोर्स से n फोटान गिर रहे हैं। कितने फोटान गिर रहे हैं? n फोटान। क्या क्या कनेक्शन नहीं हो रहा था? अच्छा बोल रहे थे ना, सुनिए। टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन, टोटल एनर्जी निकालो। हटा दे इसको, लिख लो इसको, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे। पापा तो वो उनको ट्रांसफर कर दीजिए 14,000 वेरी गुड। प्लस 1200। अलग से पैसा लगेगा, बोल भी दिए है। मैंने कि कितना हो गया? 15,700। लेट कोई इशू नहीं है। पॉइंट सोर्स एमिट हाँ क्लियर हो गया। एमिट n photons आपका जो काम करिए हम करते चले जाएंगे। और क्वांटा। जिस काम के लिए हम दिए Then काम हमारा पूरा हो गया। आप मान लीजिए जितना आपको लाइन चाहिए हम टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन, टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन बताओ। मुंह खोलने में नुकसान नहीं है। अगर मान लो n फोटान गिरा रहा है पॉइंट सोर्स, तो कितने टोटल एनर्जी आएंगे? काम सर को वही काम हमारा है कैलकुलेशन का। ये काम बताओ एक क्या हो गया? h न्यू, एक फोटान की एनर्जी तो n हो गया, या n c बाय लैम्डा, या n h c r। टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन ई टोटल ये आ गया इतना। ठीक है, अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं। लिख लो इसको, दो न्यूमेरिकल करेंगे, एक छोटा सा एक नीट का क्वेश्चन करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। बहुत साइलेंट वे में अच्छी से निकल रहा है। हम उसे हुज्जत नहीं करना है ना हमको। 50 रुपया अगर लिया भी एक्स्ट्रा ये वो काम कर दीजिए, उसके पीछे लगा रहिए। इसीलिए पहले बोलते हैं पेमेंट लो, जो काम कर जाओ कहीं पेमेंट नहीं करो, टेंशन नहीं, तुरंत बिना शुरू किए बोलता दिए। अब जहाँ दिए वहाँ फंस गए, हम लोग गए, हम करना नहीं तो झगड़ा भी कर ले। पहले पेमेंट हो गया बच्चों, देखो क्वेश्चन करते हैं। पेमेंट नहीं आता है, कच लो, दौड़ते रहो 4 दिन तक, ये वो काम कीजिए। उस दिन गए थे, कहते नहीं सर पेमेंट नहीं दीजिएगा सर, वहाँ तो नहीं आएगा हमारा। उस दिन जो बोला था हमसे जो बात हम क्लियर कर दिया। खत्म बात है। लेकिन अपलोड मोड की अपलोड पहले से ठीक है, हम तो 5 बार भेजे आपको, कल रात को में भी हम लिए हैं। देखो प्रॉब्लम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ 50 स्पीड में 45 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर, वेवलेंथ 200 मीटर, 200 nanometer is just sufficient to to ionize one sodium gaseous atom, find ionization energy of find the ionization energy of 1 mole sodium gaseous atom.
ये लिख लिया, क्वेश्चन हम समझा देते हैं। अरे ये देखो, ये सोडियम एटम है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब देखो, इलेक्ट्रॉन है, आउटर एक इलेक्ट्रॉन को, भाई इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज है बताओ, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कौन सा, माइनस, इसमें क्या, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स है कि नहीं? वो जग अब निकाल इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा कि नहीं, एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं? भाई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना तो इस बॉन्ड पड़ेगा, एनर्जी को देना पड़ेगा। तो जितनी मिनिमम एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाती है उसी की आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब गैसियस एटम के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी, तो कितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी देख लो। एक सोडियम एटम में एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी आ रही है? ठीक है, बताओ। तो एक सोडियम एटम के आयनाइजेशन की एनर्जी निकाल लो, मान लो 2 जूल आ गया, कितना आ गया बच्चों? एक सोडियम एटम का आयनाइजेशन एनर्जी मान लो 2 जूल आ गया, तो 1 मोल सोडियम एटम का एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ? 1 मोल में कितने एटम होंगे? 1 मोल में कितने एटम होंगे? 6.022 इंटू 10 एटम होंगे। मान लो एक एटम में 2 जूल एनर्जी लग रहा है, तो 1 मोल में कितना लगेगा इंटू एन। अगर एक एटम की एनर्जी आ गई तो 1 मोल की एनर्जी नहीं निकाल सकते हो। 1 मोल की एनर्जी कैसे निकालेंगे? एन का करेंगे मल्टीप्लाई, बस यही करना है आपको। बता दे, लेकिन तो निकाल लो एक एटम की एनर्जी। तो बोल रहा है कि एक एटम एक सोडियम एटम को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? एक को निकालने का वेवलेंथ कितना दिया बताओ? यस, बताओ। ये जो एनर्जी दिया जा रहा है उसका वेवलेंथ कितना दिया है? 200 नैनोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो कितना आ जाएगा? 200 इंटू 10⁻⁹ मीटर। एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतना वेवलेंथ दिया जा रहा है कि नहीं? अब इस वेवलेंथ को एनर्जी में कन्वर्ट कर लो। किसी भी वेवलेंथ को एनर्जी में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या होता है? E=hc/λ। ये वेवलेंथ जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक सोडियम एटम में, तो इस वेवलेंथ का करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितना आएगा? भाई जो भी एनर्जी जा रहा होगा फोटॉन के फॉर्म में ही तो दिया जा रहा होगा। एक सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतना वेवलेंथ दिया जा रहा है, तो इतने वेवलेंथ की एनर्जी कितना आएगी? किसी भी वेवलेंथ की एनर्जी ऐसे ही निकालते हैं, hc/λ। फ्रीक्वेंसी दिया रहता तो hν, ठीक है। इसका मतलब प्लैंक कांस्टेंट अभी लिखाया था, बोल रहे व्हाट इज द h? अभी लिखा है h की वैल्यू इतना होती है। अब बताओ, तो आप लिख दो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड
1 Na गैस किसके इक्वल होगा, एनर्जी किसके इक्वल होगा, hc/λ। निकाल लो एनर्जी की वैल्यू कितना होगी, एच की वैल्यू रख दो, प्लैंक कांस्टेंट अभी मैंने बताया फार्मूला। कोई भी वेवलेंथ है तो उसकी एनर्जी ऐसे निकालेंगे c/λ। कोई भी फ्रीक्वेंसी है तो उस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी किसके इक्वल होगी, एच न्यू। ठीक है, तो कितना आ गया 0.626 इंटू 10⁻34। और c की वैल्यू लाइट है, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸। लैम्डा कितना देखो, सब हम एमकेएस सिस्टम में रखेंगे, 200 इंटू 10⁻⁹। ये बताओ सब एमकेएस में रखा तो एनर्जी की वैल्यू किस में आएगी बताओ, जूल में। देन एनर्जी पर 1 मोल सोडियम गैस। तो बताओ 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10⁻⁹। ये बताओ कितने कितने सोडियम के लिए है, बताओ एनर्जी कितने सोडियम के लिए है, एक सोडियम के लिए। एनर्जी कितने के लिए पूछ रहा है, 1 मोल के लिए। 1 मोल में जितने एटम होंगे उसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, जूल मोल। बोल रहा था कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतना वेवलेंथ दिया गया, इतने वेवलेंथ की एनर्जी निकाल लो। उस वेवलेंथ की कितनी एनर्जी है, तो एक एटम का एनर्जी निकल गया, निकाल 1 मोल का निकालो। ठीक है, लिख लो। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। ये आप सॉल्व करके आंसर लिख लोगे। देखो बच्चों, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। वेवलेंथ को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। जैसे वेवलेंथ की लाइट गिर रही है, इस वेवलेंथ की एनर्जी कितनी होगी, तो hc/λ। कोई रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी दिया है, उस फ्रीक्वेंसी का एनर्जी कितना होगा, तो h न्यू। समझा? देखो बच्चों, प्रॉब्लम लिखो, आईएमपी है, नीट का प्रॉब्लम है, आईएमपी है। अब आंसर कोई नहीं बताएगा, आंसर कैलकुलेशन करो, समझो। दूसरा क्वेश्चन समझो, 200 वाट ऑफ ए बल्ब, कैलकुलेशन घर करोगे। लिखो पहले क्वेश्चन, 200 वाट ऑफ ए बल्ब, वाट ऑफ ए बल्ब emits monochronic light, emits monochronic light। अब बोलोगे मोनोक्रोमिक लाइट क्या है? मोनोक्रोमिक लाइट का मतलब ऐसा लाइट जिसके की तरह की वेवलेंथ है, सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ। जैसे व्हाइट लाइट है, जो सनलाइट आता है नहीं होता है, उसमें 7 कलर होता है। समझा?
हम्म। जिस लाइट में सिर्फ सिंगल वेवलेंथ होगा उसको मोनोक्रोमेटिक कहेंगे लाइट। आप वेवलेंथ 200 आर्मस्ट्रॉन्ग, आप वेवलेंथ 200 आर्मस्ट्रॉन्ग, calculate the number of photon emitted, calculate the number of photon emitted in 2 hours। एक बल्ब है, बल्ब लाइट गिरा रहा है, बोल रहा है कि 2 घंटे में उसका पावर दिया है, तो बोल रहा है 2 घंटे में कितना फोटॉन वो गिरा देगा। ये आप में क्वेश्चन आया था, पर सेकंड दिया था, हम क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा दिए, इन 2 आवर्स कर दिए। क्यों? एक बल्ब है, उसका पावर दिया है, तो 2 घंटे में कितना, जो भी लाइट गिरती है, मैंने बताया जो भी लाइट गिरेगी, जितना भी लाइट गिरेगी, मान लो 100 जूल गिरना है, एक साथ नहीं गिरेगी, कंटिन्यूअस के फॉर्म में, पैकेट के फॉर्म में गिरेगी लाइट। लिख लिया बच्चों? अब देखो इसका सलूशन, देखो बहुत आसान है। देखो हटा देते हैं और एक बल्ब बनाते हैं। महाराष्ट्र में वो ये मान लो कोई बल्ब है, समझो ये हमारा बल्ब है, ये लाइट गिरा रहा है, देखो ये बल्ब है, ये लाइट गिरा रहा है, समझो, आपस में चैट मत करो, समझो, पहले लाइट गिरा रहा है। इस बल्ब का पावर कितना दिया है, बताओ पावर कितना है? 200 वाट। इस बल्ब का पावर, पावर को पी बोलते हैं, वाट क्या होता है? 200 वाट। ठीक है, पावर 200 वाट है। बताओ टाइम कितना है, कितना टाइम दे रहा है, कितने टाइम तक गिरा रहा है? 2 आवर्स। 2 आवर्स में सेकंड बताओ कितने होगा? 2 घंटे में सेकंड बताओ, 2 इंटू 60 इंटू 60, 7200 सेकेंड। अब 2 घंटे में बल्ब कितनी एनर्जी गिरा दे, टोटल कितनी एनर्जी गिराएगा? तो आपको फिजिक्स में फार्मूला बताया गया होगा, एनर्जी इक्वल टू होता है पावर बाई टाइम। जानते हो बच्चों? तो देन नो, गलत हो गया। जूल पर सेकेंड है, देखो ये गलत हो गया। ये फार्मूला, फार्मूला क्या होता है? पावर इक्वल टू, क्या होता है? पावर इक्वल टू एनर्जी बाय क्या? टाइम, ये होता है। ठीक है, देन एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू क्या? टाइम।
तो 2 घंटे में वो बल्ब कितना एनर्जी निकालेगा? तो एनर्जी इन 2 आवर्स कितना गिराएगा बताओ? पावर कितना है? 200। इसमें पावर अगर वाट में है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, तो एनर्जी जूल में आएगी। तो टाइम सेकंड में होना चाहिए। टाइम किस में होना चाहिए? सेकंड। एक किसमें होना चाहिए? वाट में। एक किसमें आएगी? जूल में। ठीक है, 200, 7200 आ गया। 2 घंटे में वो बल्ब कितनी एनर्जी गिराएगा बताओ? इतना जूल। 2 घंटे में इतना जूल एनर्जी गिराएगा। अब बोल रहा है 2 घंटे में कितने फोटान गिराएगा? तो एनर्जी ऑफ 1 फोटान। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटान, एनर्जी ऑफ 1 फोटान, 1 फोटान की एनर्जी कितनी आएगी बताओ? कैसे निकालते हैं? एच या एच सी बाय लैम्डा। तो बताओ 1 फोटान की एनर्जी कितना हो गया? एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 सी। ऊपर लिखना पड़ेगा यार, लिख लिया। एनर्जी ऑफ 1 फोटान लिख लिया ये बच्चों? ठीक है, तो कितना आएगा एनर्जी ऑफ 1 फोटान? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 8। जो वेवलेंथ होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए। तो एच बाय लैम्डा मीटर कितना होगा? 200 आर्मस्ट्रांग है, 10⁻10 मीटर। तभी एनर्जी जूल में आएगी। ठीक है, ये लिख लिया है? बताओ कितनी कितनी आ गई? 1 फोटान की एनर्जी कितनी है? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटान? लगा लोगे 1.44 इंटू 10⁻23, 1.44 इंटू 10⁻23। पता नहीं क्या है बोल रहा है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ 1 फोटान आ जाएगी। छोड़ो यार, एनर्जी ऑफ 1 फोटान, देन नंबर ऑफ फोटान, देन नंबर ऑफ फोटान। ये मान लो ये वैल्यू नंबर ऑफ फोटान कितनी आएगी बताओ? टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटान। मान लो ये एनर्जी हमने निकाला, इसकी वैल्यू x जूल आ गई। कितनी आ गई? x जूल। तो x का क्या कर दोगे? डिवीजन। अब x की वैल्यू सॉल्व कर लो। ये वैल्यू निकाल कर x जूल आएगी। ठीक है, देखो E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा ए मीटर में होना चाहिए, तभी E की वैल्यू जूल में आएगी। और E की वैल्यू मीटर पर सेकंड में ही लेते हैं, समझा? लैम्डा की वैल्यू मीटर में रखना पड़ेगा, तभी ये E की वैल्यू जूल में आएगी। और H की वैल्यू जानते ही हो, जूल पर सेकेंड केस में होना चाहिए। आ गया आंसर? अभी ब्रेक मत लो यार, डिक्लेयर्ड रिजल्ट तो अभी आप देख लेना बाद में।
ठीक है, अभी डिक्लेयर्ड नहीं है रिजल्ट। आप पढ़ाई में ध्यान दो, आपको डॉक्टर बनना है, समझा? नॉट डिक्लेयर, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, क्लास के बाद चेक कर लेना, पढ़ लो, कुछ यूज करो। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ो? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बता दें, हो गया? नो? ये हो गया बच्चों, लिख लो। देखो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखो। नेक्स्ट आर्टिकल तो नहीं समझ में आता, कौन कैसे पूछ लेगा, व्हाट्सएप पे पूछ लेगा, ठीक है? कंसंट्रेट करो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, इसके न्यूमेरिकल आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सा मेटल शो करता है? पहला तो यही देता है, इट इज गिवन बाय एच। ये इफेक्ट सबसे पहले एच हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था, ठीक है? ऐसे मेटल, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है समझो। जैसे कोई एटम है, देखो एक कोई एटम है, इसका न्यूक्लियस होगा कि नहीं बच्चों, बताओ? मान लो कोई एटम है तो उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है, समझो। ये न्यूक्लियस है, समझो। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या घूमेगा? इलेक्ट्रॉन। ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा कि नहीं? ये मान लो न्यूक्लियस है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये एटम है, मान लो ये एटम है, इस एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब बताओ, हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, तो हमको पड़ेगा, ये जो बॉन्ड बना हुआ है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, इसको तोड़ना पड़ेगा कि नहीं? ये अगर हमने बॉन्ड तोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो बॉन्ड कैसे तोड़ेंगे? बॉन्ड कैसे तोड़ेंगे? इसको एनर्जी दे देंगे, एनर्जी। मान लो इनके बीच का बॉन्ड है, मान लो इनके बीच का जो बॉन्ड है 5 जूल का है। आ गया क्या? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो बॉन्ड है 5 जूल का है। कितने जूल का है? 5 जूल का। अब हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी जूल एनर्जी चाहिए बताओ? 5 जूल का बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए कम से कम 5 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं? आ गया। जब 5 जूल की एनर्जी देंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब ये एनर्जी हम कैसे दे सकते हैं? क्या बात बोलता है? एनर्जी हम कैसे दे सकते हैं 5 जूल की? कहाँ थे पर? तो हम लाइट डाल देंगे, फोटॉन। बताओ फोटॉन में एनर्जी होता है कि नहीं? लैपटॉप करना पड़ेगा हमको। बताओ ये लाइट जो होता है, लाइट, फोटॉन,
फोटान में भी तो एनर्जी होती है। इसकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा या एच न्यू। यार टीचर जी बंद करो ना पढ़ाना। हाई फ्रीक्वेंसी की जब देखो, लाइट क्या होती है, लाइट की भी क्या होती है, फोटान, फोटान की भी एनर्जी होती है। एनर्जी क्या होता है, एच न्यू। हर फ्रीक्वेंसी की कुछ एनर्जी सीबीएसई होती के है। वेबसाइट पे खोल। cbse.nic.in। हाँ, उस पे खोल के देख बस, टाइम 5 जूल, मिलेगा तो नहीं मिलेगा। 5 जूल फ्रीक्वेंसी की अगर हम एनर्जी दे दिए, नहीं, इस बार सीबीएसई ऐसी का। फ्रीक्वेंसी जिसकी एनर्जी 5 जूल है, अगर हमने इसको सप्लाई कर दिया तो बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल जाएगा। कुछ तो है उसमें एटम बोला था से कि रूल्स है वो। इलेक्ट्रॉन को निकालना, नहीं, महाराष्ट्र में निकाल दिया। हेल्प ऑफ फोटान या लाइट ग्रेट डॉक्यूमेंट। इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नहीं चलता है ये। फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या, फोटो का मतलब क्या, लाइट। लाइट के हेल्प से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच बॉन्ड की एनर्जी है, अगर हमने उतना बॉन्ड, अगर हमने उतनी एनर्जी की फोटॉन सप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। तो एच हर्ट्ज ने क्या देखा, एच हर्ट्ज ने क्या देखा, उन्होंने देखा कुछ मेटल ऐसे होते हैं अगर उनके सरफेस से जाते हैं तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के फेनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, देखो, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सभी मेटल शो नहीं करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सभी मेटल शो करेंगे क्या, मान लो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा टाइटली बाइंड है तो क्या निकलेगा, क्या क्या, मान लो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाइंड, तो क्या आप इलेक्ट्रॉन को फोटॉन डाल के इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, नहीं। तो जिस मेटल पढ़ाया जाएगा आयनाइजेशन इंथैल्पी। हाँ, आवाज कट रहा है। जिस मेटल की आयनाइजेशन इंथैल्पी, हाँ हाँ, आयनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देने वाली एनर्जी कम होती है, वो मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। तो आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया जाएगा जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू कम होती है, इसलिए फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। उसमें भी जिन लोगों की कम होती है वो ज्यादा शो करते हैं। ठीक है, लिखो कौन कौन से एलिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, तो लिख लो एलिमेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। लिखो, लिखो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। दूसरा पॉइंट लिखो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यही ऑप्शन में देता है 3 मेटल। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। किस ग्रुप के एलिमेंट है बच्चों, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। किस ग्रुप के एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। तो ये तीनों, इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम होती है। देखो मेटल शो ईटीसी लिख दो, ईटीसी का मतलब और भी हो सकता है, लेकिन ये 3 मेन है, मेटल शो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेटल शो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मेटल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एच हर्ट्ज performed an experiment related to
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड किसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? तो बोलोगे एच हर्ट्ज। किसने परफॉर्म किया? एच हर्ट्ज। लिखो, हटा दे बच्चों, लिखो डेफिनेशन, लिखो फोटो इलेक्ट्रिक डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिखो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस ऑन द इफेक्ट ऑफ, लिखो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ejection of electron from metal surface on effect of certain frequency of light. On effect of certain frequency of light. On effect of certain frequency of light is known as photoelectric effect. Is known as photoelectric effect. बोल देखो इजेक्ट्रॉन्स आर क्या कॉल्ड, आ गया? किस पे देखा रे? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। किस पे देखा? देखो इजेक्टेड हाँ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ओ यहाँ क्लास में भी सब बोलिए रहा है, रिजल्ट आ गया। फोटो इलेक्ट्रॉन। तू भी कर रहा है क्या क्लास? निकलता है बच्चों, उसका नाम हम लोग मैं तो कर ही रहा हूँ डिजी लॉकर में, खुल ही नहीं रहा है। बताओ। फोटो इलेक्ट्रॉन सर्टेन फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ रहे हो? ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। मान लो इनके बीच की एनर्जी 4 जूल है, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे जिसकी एनर्जी कम से कम कितनी हो? 4 जूल। अगर 4 जूल से कम की एनर्जी का लाइट डाला तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा? निकाल पाएगा। 4 से ज्यादा, मान लो हमने 10 जूल की एनर्जी का लाइट डाला, हमने 10 जूल की एनर्जी का लाइट डाला तो निकाल देगा? निकाल देगा। तो कम से कम इनके बीच न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के जितनी एनर्जी है, कम से कम उतनी एनर्जी का लाइट डालना पड़ेगा। ठीक है? अब देखो हम लोग नहीं पढ़ा दे क्या? इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। खुल गया। क्यों? क्योंकि अभी स्टार्ट हो इसने जाएगा, ट्वीट खत्म किया। हो जाएगा, पोखर जी ने फोर्थ मॉडल चलेगा। आ गया है, पता है, बस अभी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इंपॉर्टेंट तो अगले क्लास में भी डिजी ज्यादा लॉकर समझ तो में खुलना आएगा। चाहिए। ठीक है? डिजी लॉकर में क्यों देगा? डिजी लॉकर अब सीबीएसई ने क्लासेस बनाया कोई मेरा। मिस ना करो, सही से पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू। अरे अभी नहीं मिलेगा रिजल्ट फिर।